बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग को वेलकम। अच्छा, इसमें हम लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन एक एक करके नहीं, बल्कि हम 5-6 लेक्चर्स एक साथ देखेंगे और कम ही वक्त में अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें लेक्चर्स की सीरीज़ कुछ इस तरह से रखी गई है। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो देखें, हमारे पास लेक्चर जो हैं वो इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि हमारे पास 1 से 8 तक जो है वो सारे लेक्चर्स एक चैप्टर के अंदर रखे गए हैं। फिर 9 to 12 जो है वो दूसरे चैप्टर के अंदर रखे गए हैं। एंड 13 to 17 यानी टोटल लेक्चर्स हमारे पास 45 हैं और उनको इस तरह से रखा गया है, जिसमें पहले 1 से लेकर जो 8 तक लेक्चर्स हैं उनको एक चैप्टर के अंदर रखा गया है। फिर इसी तरह 9 से 12 तक दूसरे चैप्टर के अंदर और 13 से 17 तक जो लेक्चर्स हैं उनको थर्ड चैप्टर के अंदर और 18 से 21 तक के लेक्चर्स को फोर्थ चैप्टर के अंदर रखा गया है और 22 से 26 तक के लेक्चर्स को इसी तरह नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट देखना है 1 to 8 लेक्चर। जिस तरह से यहाँ चैप्टर डिवाइड हुए हैं हम इसी तरह से अपने लेक्चर्स लेकर चलेंगे और ये टोटल हमारे पास 45 लेक्चर्स, यानी अगर हम देखें तो हमारा एनुअल से यानी एनुअल तक एक एग्ज़ाम्स तक हमारे पास तकरीबन ये 15-20 लेक्चर्स बनेंगे, जिसमें हम अपने फुली कोर्स को कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें सिर्फ मिड्स की, तो मिड्स में हमें सिर्फ कितने लेक्चर्स करने होंगे, 1, 2, 3 एंड 4, यानी 21, 22 और 23 को मैं अलग से करवा दूँगी। इन टोटल 5 वीडियोस आपको देखनी होंगी, जिसमें आपके जो है वो 23 तक लेक्चर्स आपके कवर हो जाएंगे। लेक्चर इतने लेंथी नहीं होंगे, लेक्चर आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पे होंगे, जिसमें आप देखें लेक्चर नंबर 1 और 10 है। अगर 10 मिनट का भी एक लेक्चर हो तो 8 लेक्चर्स अगर हों तो कितना टाइम बन जाता है, वो 1 आवर से अबाव हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 30 और 35 या 40 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कवर कर लें इंशाल्लाह। और ये करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले लोगे और इसके साथ साथ आपकी एनुअल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड्स को ऑफ करती हूँ और अपने उसकी तरफ चलते हैं, कोर्स कोड की तरफ। वहाँ पर हमने इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए, पहला हमारा दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेक्चर नंबर 1 से 8 तक। यानी लेक्चर नंबर 1 से 8 तक आपके पास सारे जो हमारे पास क्वेश्चन हैं, यानी जो भी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो भी डाटा है उसका बैकग्राउंड देखेंगे। लाइक हमारे पास लैंग्वेजेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो क्या होगा कि उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि ये लैंग्वेज कब बनी, कैसे बनी, यानी यहाँ पर याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर सारी रिमेंबर्स रखने की जो थिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको डेट्स याद होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज किस वक्त में बनी, उसके बनाने का मकसद क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखनी है। यानी लेक्चर नंबर 1 से 8 तक फुली थ्योरी है आपके पास और आपने याद रखनी होगी। सो रजिस्टर और पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में हैंड आउट्स हैं तो वेल एंड गुड, आप उस पर साथ साथ लिखते जाएं। जो जो इम्पोर्टेंट्स है मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, वही आप लोग को इंशाल्लाह पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले है रीज़न टू स्टडी कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही किया गया कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बार बार पढ़ने की वजह बताएं। हम क्यों इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे पड़े हुए हैं, कभी एक लैंग्वेज कभी दूसरी लैंग्वेज, हमें क्या ज़रूरत है। ये पहला सवाल ये है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कुछ की स्टडी क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो देखो, उसका 5 रीज़न उन्होंने बताई जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया आपके कोर्स कोड के अंदर, कि देयर आर मेनी रीजंस। के रीजंस तो बहुत ज़्यादा है कि हम किस लिए स्टडी करते हैं, लेकिन हम 5 रीजंस को देखेंगे। उनमें क्या कौन से रीजन बताए डिस्कस किए। फर्स्ट वन है इंक्रीज कैपेसिटी टू एक्सप्रेस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड वन है इम्प्रूव बैकग्राउंड फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। थर्ड वन है इंक्रीज एबिलिटी टू लर्न न्यू लैंग्वेज। फोर्थ वन है अंडरस्टैंडिंग टू सिग्निफिकेंस टू इम्प्लीमेंशन। और फिफ्थ वन है, यानी फिफ्थ वन और लास्ट वन है इंक्रीज एबिलिटी टू डिजाइन न्यू लैंग्वेज। ठीक है, समझ आ गई। यानी इस पैराग्राफ के अंदर ये 2 पेजेस है हमारे पास जो फुली थ्योरी आपको नजर आ रही है। इसमें इन्होंने क्या क्वेश्चन किया था कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों पढ़ रहे हैं। हम भी हर दिन नई लैंग्वेज, कभी प्रोग्राम, कभी C++, कभी जावा, कभी दिस एंड दैट, इस तरह की लैंग्वेजेस पढ़ने का मकसद क्या है, हम किस लिए इनको स्टडी कर रहे हैं। तो बताया गया कि 5 रीज़न हैं। रीज़न तो बहुत हैं, लेकिन हम 5 रीज़न को डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है कि सारे रीजंस को डिस्कस करने बैठ जाएँ तो आपका तो कोर्स कोड ही कंप्लीट ना हो। सो हम 5 ही रीज़न देखेंगे। फर्स्ट वन इन्होंने बताया कि आपके पास है इंक्रीज कैपेसिटी टू एक्सप्रेस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कि आपके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ज़ाहिर आप नई नई लैंग्वेजेस
देखोगे, सीखोगे, तो आपको देखने, पढ़ने और समझने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो फर्स्ट रीज़न इन्होंने यही बनाया। लाइक डिजेस्ट्रा ने उसको क्या कहा कि एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि यानी उसने अपनी ज़बान में कहा कि जब इंसान के पास बहुत सी सोचें हों या बहुत सी बातें हों तो क्या करेगा वो, उनको लिखने के लिए उसे, मतलब उसके माइंड में बहुत सी बातें चल रही, बहुत सी सोचें, उसको अगर वो दूसरों के सामने शेयर करेगी तो उसको चाहिए ना कि वो उसके लिए लिखने के लिए एक लैंग्वेज उसको ज़रूरत है। तो वो उसको क्या करेगा, उस लैंग्वेज के अंदर लिख देगा, तो वो अपने इजहार और ख्यालात को लिख सकेगा। इसी तरह वो कहता है कि अगर एक प्रोग्रामर है और इसके माइंड में बहुत सी प्रोग्रामिंग की बातें चल रही हैं, यानी प्रोग्राम में ऐसा भी होना चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी, नई नई चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं, तो क्या करेगा कि उसको लिखने के लिए इस लैंग्वेज की भी तो ज़रूरत होगी। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो क्या होगा कि वो अपने पूरे इजहार और ख्यालात को लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये होता है कि इसमें आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वेरी सिंपल कि इस पैराग्राफ के अंदर इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो सेकंड पैराग्राफ है इम्प्रूव बैकग्राउंड ऑफ फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कि हम जब लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है, जब हम किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करने बैठ जाते हैं, देखते हैं कि यार वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमारे पास क्या होता है, नई नई मालूमात आती हैं। ठीक है, हमारे जो स्टडी है उसमें इजाफा होता जाता है। यानी एक साइंटिस्ट है इब्राहिम मसलो, उसने क्या कहा था कि आदमी के पास से अगर एक बैग है और इसमें एक ही हमर ये मीन्स हथौड़ा है, ठीक है, तो यानी उसके पास जो टूल किट है उसमें जो है वो सिर्फ हथौड़ा है, तो उसको क्या होगा कि हर मसला उसको हथौड़े की तरह लगेगा। लाइक हर मसला उसको किसकी तरह, कील की तरह रहेगा। वो क्या करेगा, उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम बता दी जाए, क्योंकि उसके पास उस बैग के अंदर एक ही हथौड़ा है ना, तो वो क्या करेगा, हर मसले को ठोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो इसी तरह कहते हैं कि अगर हमारे बैकग्राउंड में हमारे पास एक ही लैंग्वेज है तो हम सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उसी लैंग्वेज पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हमारे बैकग्राउंड यानी हमारे बैग के अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस रखी हुई हैं तो हम हर तरह से प्रॉब्लम, जो जैसा प्रॉब्लम होगा हम उसी तरह से उसके लिए लैंग्वेज का यूज़ भी करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम उसने क्या कहा था यहाँ पर, इब्राहिम जो MS वो था, साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था कि अगर एक इंसान है, उसके पास एक बैग है, उसमें एक ही, उसके पास टूल किट में एक ही हथौड़ा है, तो उसको हर मसला हथौड़े की तरह लगेगा। सो इसलिए हम भी लैंग्वेजेस सीखते हैं कि हमारे बैग में बहुत सी टूल किट्स हमारे पास मौजूद हों। सो थर्ड वन में है इंक्रीज एबिलिटी टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। ज़ाहिर है हम नई लैंग्वेजेस देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, इंक्रीज़ होंगी, एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, हमारे अंदर नए जज्बात होंगे, नई सोचें होंगी, नई बातें होंगी, एंड दिस एंड दैट। सो है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंशन। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग को समझना तो है ना, आपके कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, सो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। फोर्थ वन है अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंशन। यानी हम समझेंगे कैसे, यानी इस बात को कैसे समझेंगे कि किस प्रोग्राम को किस लिए डिज़ाइन किया गया, और किस प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं। लाइक फॉर्टन है, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर आपके पास जो है वो एक प्रोसेस होता है कि आप कॉलम वाइज बात करते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस प्रोग्राम के अंदर कैसे बात कर रहे हैं, किसके लिए, यानी इस नॉलेज को भी इंक्रीज़ करने में हमारी मदद देता है। सो नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है इंक्रीज एबिलिटी टू डिज़ाइन न्यू लैंग्वेजेस। कि बाय लर्निंग अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, के हम जब बहुत सी लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी ज़ाहिर हम बहुत सी लैंग्वेजों को जब पढ़ेंगे उससे हमारी क्या होंगे, हमें हर जो प्रोग्राम है उसके खुसूसियात, उसके नफ़ा नुकसान हम जान लेंगे। ये पोर्स एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फीचर्स, हम उनको जान लेंगे कि ये लैंग्वेज के क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके यूज़ करने से क्या हो रहा है। ज़ाहिर हम बहुत, लेकिन अगर हम एक ही लैंग्वेज सीखेंगे तो हमें कोई भी समझ नहीं कि हम हर प्रोग्राम को उसी लैंग्वेज पर ट्राई करेंगे। सो ये था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, वो था यानी प्रोग्राम जो है हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्यों सीखते हैं। तो 5 रीज़न बताई गई थी और मैंने आपको उनको डीपली बता दिया। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज एवोल्यूशन क्रिएशन। ठीक है, ज़बान जो हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनकी हम अब थोड़ा सा डीपली उसको मज़ीद देखेंगे कि क्या वजह है इसमें। अब देखिए जब मुख्तलिफ़ जो लैंग्वेजेस हैं उनको बनाई गई तो उनके लिए एक प्रोसेस बताया गया कि ये प्रोसेस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोग्राम के लिए कितना टाइम दरकार होता है, यानी कौन सी जो लैंग्वेज है वो हाई है, इसको करने से आपका काम जल्दी हो जाएगा, दिस एंड दैट, इस तरह के क्वेश्चन। सो इसमें देखें लैंग्वेज लेवल बताया गया और रिलेशनशिप उसकी बताई गई। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज लेवल कौन सा है, 1 से 3 स्टार्ट हो रहा है, 4 से 8 एंड 9 से 15, और इसके आगे फंक्शन पॉइंट जैसे 5 to 10, 10 to 20,
16 to 23 इस तरह ऑलरेडी ये चलता है। तो आप देखें जो हायर लेवल लैंग्वेज है, लाइक ये हमारे पास फंक्शन पॉइंट ये टॉप पे है, तो इसकी क्या है, इसकी जो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, लोअर से जो है वो कम है, यानी ये लोअर पे है लेकिन इसके पास नंबर ज़्यादा है। सो सिंपली हम यहाँ पर देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आप देखिए असेंबली की लैंग्वेज में जो है हमारे पास फंक्शंस कितने हैं, 1, सी में हमारे 2.5, पास्कल में 3.5, लिस्ट में 5 एंड बेसिक्स में 5, सी प्लस प्लस में 6 है। तो इस इन सब में जो हाईएस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो सी है, यानी सी के पास 6 जो है वो प्रोडक्टिविटी एवरेज स्टाफ पर मंथ इनका जो सेक्शन है वो दिखाया गया। सो फिर सेकंड पे बेसिक्स है, इसी तरह ये ऑनवर्ड चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट है वो कौन सी है, वो हमारे पास है सी प्लस प्लस। आप देखें आगे बताया हुआ कि लेट अस नाउ ट्राई टू यूज़ दिस क्रिएशन एवोल्यूशन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि जिस तरह हमने यहाँ पर देखी कि सी में वाकई में हाई लेवल है, तो इसका मतलब है ये वेरी इजी सिंपल और जल्दी से अपना काम कर लेगी। तो क्यों ना हम ट्राई करें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ड का जो है वो प्रोग्राम बनाए, लेकिन सारी लैंग्वेजेस पे ट्राई करते हैं इसको। सारी लैंग्वेजेस पे तो आपके लेक्चर के अंदर नहीं किया होगा क्योंकि लैंग्वेजेस तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो कुछ 15-16 को डिस्कस किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फर्स्ट हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको चेक करने, देखने और समझने के लिए हेलो वर्ड को प्रिंट करते हैं ताकि वो इजीली काम हो जाए। तो हेलो वर्ड ये कि इम्पॉर्टेंट जो होता है कि हमारे हम प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है हम कहते हैं कि हम इस लैंग्वेज पे हेलो वर्ड टाइप करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन सब लैंग्वेज को देखने के लिए हेलो वर्ड को टाइप करके देख लेते हैं कि कैसा सीन है। तो देखिए हमारे पास है हाई स्कूल एंड हाई बेसिक लैंग्वेज, जो स्कूल के अंदर ये लैंग्वेजेस चलती हैं। इसमें कैसा होता है कि उसमें बेसिक यूज़ होती है, तो उसमें जब हेलो वर्ड को प्रिंट करना होता है तो नंबरिंग दी जाती है, यानी साइड पर आपने लिखा नंबर 10, 20, 30, 40, 60, आपने कोई भी काम करना हो, जस्ट आपने अपने नंबर देने, प्रिंट हेलो वर्ड एंड दिस एंड दैट। तो ये इस तरह से इसका मेथड होगा। सेकेंड अगर आप देखें पास्कल में, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें आपने इनपुट आउटपुट करनी होती है और हेलो वर्ड लेकर एंड करना होता है। थर्ड अगर आप देखें सीनियर कॉलेजेस में जो लिस्ट यूज़ हो रही है उसमें आपने क्या करता है, इसमें इस तरह इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लिख के लिस्ट वर्ड लिख के हमने लेना होता है। फिर अगर हम बात करें न्यू प्रोफेशनल सीन के अंदर, तो सी के अंदर देखें उसका मेथड थोड़ा चेंज हो गया। फिर उसमें लाइब्रेरीज इंक्लूड हो गई, इंक्लूड की, वॉइड मेन की, फिर हेलो वर्ड आपने लिखा, फिर आपने मैसेज का प्रिंट मांगा। सो प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखें कि सीजन प्रोफेशनल यानी SPC++ में क्या है, फिर यहाँ पर देखें 2 लाइब्रेरीज ऐड होगी, फिर क्लास भी, फिर प्राइवेट भी, पब्लिक भी, और उसके बाद जाके वो हेलो वर्ड जो है आपके प्रिंट होंगे, कंसोल वगैरह, दिस एंड दैट। यू तो वेरी लेंथी मेथड। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको समझने और याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई हुई है। फिर है मास्टर प्रोग्रामिंग, यानी कॉर्बा में कैसे इसको लिखते हैं, उसमें भी लाइब्रेरीज ऐड होती हैं। फिर उसके बाद उन लाइब्रेरीज के बाद जाके उनके फंक्शन सारे ऐड होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट होते हैं। तो आप देख लीजिए कितना लेंथी मेथड है कि एक हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए इतना लेंथी प्रोग्राम लिखते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। सो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है AH जो है वो लैंग्वेज है जिसको हैकर्स यूज़ करते हैं। लाइक इसके अंदर आपको देखें क्लोज फाइल, ओपन फाइल, प्रिंट दिस एंड दैट, इस तरह करने के बाद आपका मैसेज आपको शो होगा। फिर एक्सपीरियंस हैकर, इसमें भी आपकी लाइब्रेरीज इंक्लूड होंगे हेलो वर्ड, और फिर ये मेथड यूज़ करने के बाद आपको मिलेंगे। फिर SH जो है वो लैंग्वेज है जिसमें ये भी आपने ये वाला मेथड यूज़ करना होगा और फिर आपको डॉट आउट के नाम से आउटपुट मिलेगा। फिर उसके बाद GH है लैंग्वेज जिसमें आपने हेलो वर्ड लिखकर आपको लास्ट में इस तरह के सिंबल जो है वो यूज़ करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर है न्यू मैनेजर, बैक टू बेसिक्स। फिर ये देखें प्रिंट जो है वो हेलो वर्ड लाइक बैक टू बेसिक्स का मतलब है स्टार्ट में जो हमने फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ी थी वो इसी तरह से थी। फिर है मिडल मैनेजर, उसमें आपने कैसे करना होगा, ये मेथड यूज़ करेगा। सीनियर में आपने इस तरह से करना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने ये मेथड यूज़ करना होगा। सो आपको यहाँ दिखाने का मतलब ये था कि ये 14 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर टोटल डिस्कस जो हुई हैं, और हर एक में अपने अपने तरीक़ेकार से हेलो वर्ड को प्रिंट करना रखा गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए 14 मेथड्स हैं और जस्ट हेलो वर्ड्स है, तो इतना मुश्किल हम कैसे एक एक मेथड को अपने माइंड में रखें कि भाई ये सारे मेथड्स हैं, ये यूज़ हो रहे हैं, हम कैसे इन सबको अपने माइंड में रखेंगे कि इन 14 के 14 हमने जो है वो करने हैं और फिर हमारा एक जो है वो हेलो वर्ड जो है वो टाइप होके आ जाएगा। तो वेरी सिंपल इसका सोल्यूशन, इसका क्वेश्चन भी किया गया यानी आपके कोर्स कोड के अंदर कि आपने इसको किस तरह से करना है। सो यहाँ पर इन्होंने बात की कि अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एवोल्यूशन क्रिएशन,
कि हम सारी बातों को एक साइड पे रखते हैं, हम सिंपली बात करेंगे कि हेलो वर्ल्ड जैसे सिंपल से प्रोग्राम को हमने इतनी तब्दीलियाँ क्यों लाई भाई। एक सिंपल सा हेलो वर्ड था, हमने उसको 15 से 20 तरीकों के अंदर चेक किया भाई, इतनी मुश्किलात क्यों, इसमें इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ा। तो ये सारा टॉपिक इस बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सो हम जवाब में क्या कहेंगे, फिर उन्होंने साथ साथ क्या बताया कि हमें इतने जो लैंग्वेजेस है इनकी स्टडी करना अब क्यों ज़रूरी होगी, कि हम कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारे लिए अब कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है। भाई इतनी लैंग्वेजेस हैं, एक हेलो वर्ड को टाइप करने के लिए इतना कुछ हमें करना पड़ रहा है। तो इसका वेरी सिंपल उन्होंने बताया कि आपने जो है वो सबसे पहले अपनी रीडेबिलिटी, यानी आपके पास पढ़ने की सलाहियत हो, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको ये काम आना चाहिए। अब ये काम कैसे आएगा, इस काम के लिए उन्होंने बताया कि आपने क्या करना है कि रीडेबिलिटी इज़ डायरेक्ट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, जिस डिफरेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट रीडेबिलिटी आर, कि आपके पास जो आपका प्रोग्राम है सिंप्लिसिटी, कंट्रोल स्टेटमेंट होने चाहिए, डाटा टाइप्स इन डाटा स्ट्रक्चर, सिंटैक्स कंसीडरेशन, ऑर्थोगोनैलिटी, यानी ये 5 काम आप करें और अपने प्रोग्राम को लिखें। सबसे पहले रीडेबिलिटी का मेथड बताया, फिर उसके बाद है फिर राइटेबिलिटी को भी देखेंगे, लेकिन रीडेबिलिटी के अंदर जो 5 टॉपिक्स आने पहले उनको देखेंगे। उसमें हमारे पास क्या है, सिंप्लिसिटी यानी सिंपली सादगी के साथ काम करना है। फिर उसके बाद है कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कंट्रोल के जो स्टेटमेंट को बयानात वगैरह को कहते हैं। फिर डाटा की इकसाम बताई और उसका स्ट्रक्चर बताया। फिर उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स कंसीडरेशन बताया जो हर प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। फिर ऑर्थोगोनैलिटी बताई। अगर हम बात करें सिंप्लिसिटी की, फर्स्ट वन है सिंप्लिसिटी। इसकी अगर हम बात करें कि सिंप्लिसिटी क्या है, तो देखिए ये एक सिंपल जो है ज़बान जो होती है, लैंग्वेज जो होती है जिसके आपको सीखने में आपको आसानी हो, आसानी से आपको इसकी समझ आ जाए, यानी सिंपल लैंग्वेज विल बी ईजी टू लर्न अंडरस्टैंड। और इसमें आपको क्या होगा कि इसमें बहुत से आपको अवामिल मिलेंगे, यानी आपको सिंपल से प्रोग्राम करना होगा। आपको जो है वो जो नंबर ऑफ़ बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, यानी ये कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होंगे। आपने जस्ट इन कंपोनेंट्स के जो है वो इन कंपोनेंट्स का अपने माइंड में रखकर अपना काम करना होगा। यानी इस सिंप्लिसिटी में आपको यही बताया गया। लाइक हमारे पास देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि सी के अंदर, फॉर एग्जांपल कि सी के अंदर हम अ नंबर कैन बी इंक्रीमेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स, के सी के अंदर हम जब नंबर में इंक्रीमेंट करना चाहते होते हैं तो हम क्या करते हैं कि आई के अंदर पहले वैल्यू को स्टोर किया और फिर आई में इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस, इसका मतलब है अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो कहते हैं अगर यही मेथड हम सी में कर रहे हैं तो अगर बाकी में अप्लाई करेंगे तो हमें एरर्स मिलेंगे कि भाई इस तरह नहीं, ये तो सी में ऐसे होता है। सो इस तरह का जो है वो हमें एक सिंपल सा मेथड जो है वो चाहिए। फिर इससे क्या होगा कि आप ऑपरेटर जो है आपका ओवरलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आप यही मेथड जब दूसरी जगह अप्लाई करोगे तो ओवरलोडिंग होगी। फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच सिंपल शुड इट बी, मतलब कितना मज़ीद इसको आसान होना चाहिए और मज़ीद कितना इसको आसान कर सकते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये जो है आपको जो है यहाँ पे देखें ऑल अवेयर ऑफ द जो हैज़र्ड ऑफ गो टू स्टेटमेंट, कि गो टू स्टेटमेंट जो कि जो जितने भी नुकसानात थे उन सब से हम वाकिफ़ हैं कि किस कदर वो मतलब गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करना किस कदर मुश्किल था और उसको फिर इस्तेमाल में लाना और उसको उसके हालात से निपटना वगैरह आपके लिए कितना मुश्किल था, हम कितने मुश्किल से इसमें काम करते थे गो टू स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सो डाटा टाइप्स इन डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो ये भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लिखने वाली, यानी आप कह सकते हैं कि आपको लिखने का जो है वो इसके अंदर आपको कंसेप्ट मिलता है। आपको डाटा टाइप इन स्ट्रक्चर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द एब्स्ट्रक्शन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके लिखने का लेवल जो है वो मज़ीद अच्छा करती है। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल अमिशन ऑफ बूलियन टाइप इज सी मेरी प्रोग्रामिंग सर या यहाँ पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं सेंटेक्स को, कि सेंटेक्स के अंदर हमारे पास क्या है। तो देखिए सेंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज प्ले आ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी नो वेरी वेल कि सेंटेक्स जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें वेरिएबल्स नेम वगैरह जो सारे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है स्पेशल की, ए की वर्ड फॉर सिंगलिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द की वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि सम लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेज हैं जो आपको स्पेशल कीवर्ड यूज़ करने की इजाज़त देती हैं, तो आप उसकी वजह से आप जो है वो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो एंड करते हो। अब उनको हम देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सी इफ स्टेटमेंट, कि इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सी की हम काम करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सबसे पहला जो पार्ट है कि इफ़ सम कंडीशन हम यूज़ करते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते एंड इफ़ और प्रोग्राम को ख़त्म करते थे। लेकिन जो है वो अदा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम ADA लैंग्वेज कहते हैं, उसने क्या किया
किया, उसने कहा भाई ऐसा नहीं करो, आप इफ़ यूज़ करके फिर एंड इफ़ करते हो तो ये चीज़ तो आपको कन्फ्यूज़ करेगी, आपके प्रोग्रामिंग के अंदर एरर आ सकती हैं, मतलब या तो ये काम करो या ये काम करो, इसकी तो समझ नहीं आएगी, आप एक और मेथड यूज़ करो। यानी ADA लैंग्वेज ने हमें क्या बताया, उसने हमें एक नया मेथड दिया जिसमें उसने कहा कि इफ़ लिखो, कंडीशन 1 लिखो, फिर इफ़ लिखकर कंडीशन 2 लिखो, और इफ़ लिखकर यानी सी के अंदर हम इस तरह से करते हैं ना, तो देखिए इफ़ कंडीशन 1, इफ़ कंडीशन 2, फिर डू एल्स इफ़, ये काम करो सारा, डू एल्स इफ़। तो जब नई लैंग्वेज यानी ADA बनी, उसने कहा कि अगर आप लोग ये कीवर्ड यूज़ करते हो, इफ़ और एल्स इफ़ के यूज़ करके आप लिखते हो, तो ज़ाहिर प्रोग्राम को तो समझ ही नहीं आएगी। उसने इफ़ करना है, फिर इफ़ कंडीशन 2 देखनी है, वो कोई भी कंडीशन उठा के आपको इस चीज़ में जो है वो ख़तरात मौजूद हैं, ठीक है। यानी इस प्रोग्राम उसने क्या किया, उसको आप नया मुतारिफ़ करवाया तरीका, उसने यानी कोड को थोड़ा चेंज किया, आसान बनाया, आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया। उसने बताया कि कोड को इस तरह से रखो, इफ़ लिखो, कंडीशन 1 लिखो, देन लिखो, फिर इफ़ लिखो, कंडीशन 2 लिखो और देन लिखो, फिर डू लिखो कि डू कंडीशन 1, अगर ट्रू है तो यार एल्स इफ़ करो। यानी जो उसने मेथड ईजाद किया उसमें उसने कौन सा डाला, एल्स इफ़ का डाला, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एडा ने चेंजिंग लाई थी, यानी ADA लैंग्वेज ने चेंजेस लाई थी, वो क्या थी, उसने मज़ीद उसको सिंपल बनाने के लिए एल्स इफ़ की स्टेटमेंट को या कीवर्ड को यूज़ करके उसने कहा था कि इस तरह से करें ताकि प्रोग्राम को समझ आए या प्रोग्रामर को भी समझ आए, क्योंकि देखिए काम वही अच्छा होता है या वही समझ में आता है जो प्रोग्रामर को भी समझ आए और आपके कंप्यूटर को भी समझ आ जाए, यानी आपके जो मशीन है उसको भी। तो देखिए ये मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें खुद भी समझ आएगी कि इफ़ अगर है ये है, एल्स इफ़ अगर ये है तो देन ये काम करो वरना ये करो, ठीक है, और एंड इफ़ करके इसको काम को खत्म। तो उसने बताया कि इस तरह कंडीशन को बिल्कुल क्लियरली आप बताओ, उसके बाद जो है अपने काम को कंप्लीट करो। तो ये किसने बताया था, ये एडा ने बताया था, यानी ADA लैंग्वेज में ये काम हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद आपके MCQs के लिहाज से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक को आप लोगों ने याद रखना होगा। सो उसके बाद हम देखते हैं राइटेबिलिटी। राइटेबिलिटी तो आपको पता है लफ्ज़ से समझ आ रही है कि लिखने की सलाहियत को बोलते हैं। यानी अगर आप आपके पास एक लैंग्वेज है, आप उसको लिख ही नहीं सकते हो, आप उसको एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आपको ज़ाहिर है आपके माइंड में जो भी है तो आप उसको लिखोगे ना, लिख के आप उसको देखोगे कि हाँ ये वाली चीज़ है, मैं इसको इस तरह से करूँगा। तो आपके पास अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो आपके पास वो लैंग्वेज होगी तो आप उसको अच्छी तरह से लिख सकोगे। यानी राइटेबिलिटी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ रहा है इसमें। ऑर्थोगोनैलिटी में क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका सिंपली आप ये देखो कि कहाँ यूज़ हो रहा है, ये IBM मेन फ्रेम और वैक्स के अंदर जो है इसका कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि जैसे रजिस्टर 1 है और मेमोरी सेल है, तो जो रजिस्टर 1 का जो मेमोरी सेल जो है वो सारा किसके अंदर स्टोर किया गया, रजिस्टर 1 के अंदर, और इसी तरह रजिस्टर 1 को 2 के अंदर रख दिया गया। सो आगे हम इसको डीपली देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इन दिस फर्स्ट केस कंटेंट रजिस्टर 1 आर एडिड टू द कंटेंट ऑफ मेमोरी सेल, के रजिस्टर 1 के जो सारे कंटेंट थे वो किसके अंदर रख दिए गए, मेमोरी सेल के अंदर, एंड द रिजल्ट स्टोर्ड इन रजिस्टर 1। रजिस्टर 1 के जो कंटेंट थे मेमोरी सेल के अंदर रखे गए और मेमोरी सेल को जो है वो रजिस्टर 1 के अंदर रख के नीचे लिख दिया गया। और इसी तरह द सेकंड केस कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 आर एडिड टू द कंटेंट ऑफ अनदर रजिस्टर, और फिर R1 जो रजिस्टर 1 है उसको कहाँ रख दिया गया, R2 के अंदर रख दिया गया। इसी तरह हम दूसरी देखें कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को, तो इसमें क्या है कि 2 ऑपरेंड्स है हमारे पास, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 है कि, और रजिस्टर जो दोनों ऑपरेंड हैं इसको क्या मेमोरी सेल के अंदर रखा गया दोनों को यूज़ करने के लिए। तो ऑपरेंड 1 को जो है, ऑपरेंड 1 के कंटेंट जो थे वो सारे किसके अंदर रख दिए गए, स्टोर कर दिए गए ऑपरेंड 2 के अंदर। जैसे यहाँ पर रजिस्टर 1 के कंटेंट को रजिस्टर 2 के कंटेंट के अंदर स्टोर कर दिया। सो वेरी छोटा सा एक सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको दिखाया गया। फिर उसके बाद है ऑर्थोगोनैलिटी द अदर साइड्स। अब ऑर्थोगोनैलिटी की कुछ और टाइप्स देखने जा रहे हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। सिंपली आपने बताया कि सी लैंग्वेज के अंदर भी जो है इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में आपके पास क्या है कि देखिए प्रोग्राम का जो दूसरा फैक्टर है या दूसरा एरिया है वो कौन सा है, रिलायबल। तो आपका प्रोग्राम जो है वो रिलायबल होना चाहिए। किस लिहाज से रिलायबल होना चाहिए कि देखिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी इनेबल द प्रोग्रामर्स टू राइट रिलायबल कोड, कि प्रोग्रामर को ये मौका दे, ये टॉपिक दे कि आप रिलायबल अपना काम करो। ये नहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्रामिंग में उसको कन्फ्यूजन हो, वो काम ही अपना नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अच्छा रिलायबल होगा तो देखिए हमारे पास कुछ काम है जो जल्दी हो जाएंगे, जिनमें हमारे पास है टाइप चेकिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ज़ाहिर है काम रिलायबल हैं
तो प्रोग्रामर खुद भी सेटिस्फाइज है, फिर वो क्या करेगा, उसमें जो है वो टाइप चेकिंग भी हो सकेगी। लाइक आपका जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम को चेक करके उसमें से एरर्स, या फिर आपका जो एडिटर है, लाइक कह सकते हैं मशीन है, जैसे जावा वर्चुअल मशीन होती है, अपने कोड को चेक करती है, इस तरह ये भी अपने कोड को चेक करने में रिलायबल रहेगा, क्योंकि कोड सिंपल वे से लिखा गया, तो आपको जो भी जो एरर्स हैं या बग्स वगैरह हैं आपको मिल जाएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन का तो आपको पता होगा एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है। एक्सेप्शन एरर्स को बोलते हैं, जो वो एरर्स होते हैं जो आपको, यानी एक्सेप्शन और एरर में एक डिफरेंस होता है कि एक्सेप्शन वो चीज़ होती है जो आपको अचानक से रन टाइम में आ जाए, आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि आपको ये एक्सेप्शन होनी थी, लेकिन वो हो जाती है, फिर आप उसको हैंडल भी करते हो। तो सिंपल प्रोग्राम होगा तो आपकी एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो जाएंगे। फिर उसके बाद है कॉस्ट एंड पोर्टेबिलिटी, एंड उसके बाद जनरलिटी, इश्यूज, ट्रेड्स ऑफ। तो ये 5-6 जो टॉपिक्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है वो ENIC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर स्टैंड फॉर, ये क्या है इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। ये कब बना, 1942 के अंदर बना, ठीक है। यहाँ पे सारी थ्योरी है जो आप लोग को माइंड में रखनी होगी। फिर है VNA आर्किटेक्चर 1940 जो है 5 में बनी, और इसको एडवांस स्टडी किया गया था, जोहन ने इसको किया था इसको। और इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका था, इसको कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है जो मैंने अंडरलाइन की। और उसके अलावा देखिए हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। अब इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास प्रोग्राम के मेथड्स आ रहे हैं 1950 से अर्ली 1960 तक। सिंपल जो है वो एप्लीकेशंस यूज़ होती थी, फिर लाइक 1960 में कौन सी यूज़ होती थी, 1970 में और 1980 में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखने होंगे, क्योंकि आपके MCQs जो हैं वो यहाँ से बनेंगे, ठीक है। फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, और आजकल कौन सा है ये भी आपने बताना होगा। टुडे जो है वेब नेटवर्क इन्वायरमेंट है, ठीक है। यानी आजकल तो भी तो खैर बहुत ज़्यादा ये हैंडआउट्स जो हैं वो ओल्ड हैं, आजकल तो नए वर्जन्स हैं, लेकिन उस वक्त के लिहाज से ये बताया जा रहा है, सो आपके कोर्स का हिस्सा है तो आप भी यही बताओगे। फिर उसके बाद है लैंग्वेज की कैटेगरीज के बारे में अगर बताया जाए तो कैटेगरीज आपको आनी चाहिए कि फंक्शनल थी, लॉजिक थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ये 4 कैटेगरीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके MCQs आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन डोमेन, जिसमें साइंटिफिक एप्लीकेशन है, बिजनेस एप्लीकेशन है कि उसकी कितनी डोमेन से एप्लीकेशन की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्बेडेड सिस्टम है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है। तो ये सारी लैंग्वेजेस आपके माइंड में होनी चाहिए, यानी वो टॉपिक है जिसको आपने याद रखना होगा। फिर हमारे पास है एक टेबल दिया हुआ है आपको डीपली, जिसमें डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज किस वक्त में बनी और कब से कब तक उसका दौर चलता रहा। लेकिन जैसे हमारे पास 1957 से लैंग्वेजेस का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 1957 में हमारे पास कौन सी थी, फॉर्टन, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, यानी एक फॉर्टन नहीं, जब 58 में गई तो उसी फॉर्टन के अंदर चेंजिंग हो गई, फॉर्टन 2 भी हो गई। यानी कोबोल को अगर देखें तो कोबोल में भी 1, 2, 3, 4 वर्जन आ रहे हैं लिप्स पे। अल्कोहल के अंदर 2, 3, 4 लिप्स वो आ रही हैं, टाइप्स आ रही हैं। इसी तरह फॉर्टन की आ रही हैं, यानी एक लैंग्वेज को 3-4, यानी हर साल जब पहली बनी उसके बाद 3-4 साल तक वो 2-3 साल तक वो चलती रही, फिर उसी लैंग्वेज को फॉर्टन 2 का नाम देकर मज़ीद चेंजिंग की गई। तो ये सारी जो हिस्ट्री है इसको हम डीपली नीचे भी देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम फिलहाल वही डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो है लेक्चर्स मज़ीद लेंथी ना हो। तो आप देखें यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो ग्रीन्स हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी जो आसानी से समझी जा सकती। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज जो थी वो रेड थी। तो देखिए आप, ये जो ग्रीन है तो इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ रही है, इसमें स्मॉल टॉक लैंग्वेज आ रही थी, ठीक है। स्मॉल टॉक का वर्जन चेंज होकर फिर नई लैंग्वेज आ रही थी। इसी तरह कोबोल है, इंपरेटिव लैंग्वेज थी, तो यहाँ पर इन्होंने चांद से बताया। सो हम इसको वैसे भी देख लेंगे, यहाँ पर नीचे जाके इसको डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात इन्होंने की ZP 1945 के अंदर, यानी ZP एक लैंग्वेज है। इस पेज को हम इसलिए नहीं देख रहे हैं, यानी ये इस डायग्राम को इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने तो इसको आगे पढ़ना है ना, सारा रीड करना है, मतलब इस कोर्स में इन्होंने डिस्कस ही यही किया है। सो इसलिए हम इसको अब ये यहाँ पर बारी बारी एक एक जो है हमारे पास जितनी भी लैंग्वेज है बारी बारी एक को देखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से देखेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से हो सके। फिर हमारे पास है 1945 के अंदर जो इन्होंने लैंग्वेज का बताया कि ZP के बारे में इन्होंने बताया, तो बताया कि इसको जब
जब बनाया गया था तो ये कब बना, ये इस को जो है वो इस लैंग्वेज को कब बनाया गया था, ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। सेकेंड वॉर कौन सी थी, दूसरी जंग के दौरान इसको, यानी 45 है तो जंगें हो रही थी उस वक्त इसको जो है वो पब्लिश किया गया था और बनाया गया था, और पब्लिश इसको 72 के अंदर किया गया था, ठीक है। तो बस यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ यही है कि ZP लैंग्वेज जो थी 1945 में बनाई गई थी और इसको पब्लिश जो है वो 1972 के अंदर किया गया था। और इसके अंदर जो कुछ बातें थी वो ये थी ख़ास, इसमें क्या था कि आपके पास डाटा टाइप जो थी फ्लोटिंग पॉइंट भी था, एरे भी था, रिकॉर्ड भी था, यानी काफ़ी अच्छी जो ये लैंग्वेज थी, क्योंकि स्टार्ट में थी, फर्स्ट थी, तो जो है वो काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज एंड स्पीड कोडिंग। फिर उसके साथ साथ जो है वो असेंबली लैंग्वेज और स्पीड कोडिंग के बारे में, तो शुरू में क्या था, प्रोग्राम मशीन जो है वो शुरू में जो प्रोग्राम थे वो मशीन कोड में लिखे जाते थे, ज़रूरी नहीं था कि उसको जुबान हम भी समझ सकते थे, वो लिखे ही मशीन कोड में जाते थे, ठीक है। जो क्योंकि इसके पढ़ना और समझना जो था हमारे लिए जो था उसका जो है वो हम नहीं पढ़ सकते थे, नहीं समझ सकते थे, सिर्फ उसको कोड ही समझ सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसको एडजस्ट करते करते कि नहीं अब तो ऐसा वक्त आ गया कि हम भी प्रोग्राम को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मशीन भी उसको समझते। तो यहाँ पर क्या था, इसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट्स और ये इंडेक्सिंग वगैरह सारे जो थे वो मौजूद थे। और उसके साथ साथ इसमें IBM 701 जो है वो स्पीड कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर अगर हम बात करें उसके बाद फर्स्ट कंपाइलर यानी पहला कंपाइलर वो कब बना था, वो भी ZS ने बनाया, यानी ZS सिस्टम ने उसको बनाया था और 1953 के अंदर इसको बनाया था। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर MIT विंड है उस कंप्यूटर पर इसको स्टार्ट किया जा सकता था। और इसके अंदर क्या था कि जो है वो फंक्शंस और उसके अलावा सब्सक्रिप्टिव ये सारी चीज़ें जो है वो यानी अलजबरा की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो है ट्रांसलेट की जाती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs के अलजबरा की जो चीज़ें थी वो किसके अंदर भी जो है ट्रांसलेट की जा सकती थी, किस लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद है फोर्टेन। तो आपने देखा होगा कि फोर्टेन तो एक नहीं थी बल्कि बहुत सी थी, जिसमें फोर्टेन की हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टेन 1, फोर्टेन 2, फोर्टेन 3। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्टेन है क्या, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है आपके पास। ये फर्स्ट डेवलप जो इसका वेरिएंट था वो 1954 में आया था और इसमें IBM 704 जो है वो न्यू डिज़ाइन किया गया था। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, फर्स्ट में कंपाइल्ड हुई थी लैंग्वेज, ठीक है। और इसको जो है इसका कंपाइलर कब रिलीज़ हुआ था, वो 1957 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर 704 जो है वो कोड के जो थे वो वेरी फास्ट मेथड से चलते थे और विद इन 1 ईयर 50% ऑफ द कोड रिटन इन 704 वाज बिगिन, यानी एक साल के अंदर अंदर इसको 50% इसको कोड में जो है वो इजाफा कर दिया गया था। और इसमें 3 जो थे वो वेज यानी 3 मेथड यूज़ होते थे, L1, L2 एंड L3। एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपके पास 3 मेथड यूज़ होते थे। तो ये हमने किसकी बात की, फोर्टेन, अभी सिर्फ फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज 1 की बात की। अगर हम 2 और 5 की बात करें तो देखिए आप मजीद 1 है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 1 में इतना कुछ था तो सेकंड में थोड़ा चेंज हो गया होगा, ठीक है। यानी इसको क्या किया गया सेकंड के अंदर, इसमें इन्होंने 1958 में बनी, इसके अंदर आप देखें इंडिपेंडेंट कम्प्लीमेशन हैड सम बग्स फिक्स, इसके अंदर बग्स को भी फिक्स कर दिया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि फोर्टेन जो 2 थी फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज 1958 में बनी थी और 4 और 5 जो इसमें सारी आ रही थी उसमें क्या था कि उसके अंदर जो है वो बग्स को फिक्स कर दिया गया था। और ये मोस्टली जो है वो 10 साल तक तकरीबन ये चेंज नहीं हुई थी। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। सो फिर उसके बाद फोर्टेन 77 एंड 90 भी आ रही है। देखें फोर्टेन की भी कितनी टाइप्स है, वो जो इतनी बड़ी इमेजेस हम देख रहे थे ना वो आपके सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर में थी तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें थी, इसलिए हम इसको अब देखना हमारे जो है वो ज़रूरी है। फोर्टेन 77 इसको 1977 में रिलीज़ किया गया था और इसको क्या था, इसमें भी हमारे पास जो है वो तमाम स्ट्रक्चर के जो प्रोग्रामिंग थे उसके अंदर उसको हैंडल किया जाता है। इसमें लूप्स वगैरह आ गई थी, इफ़ देन एल्स के स्टेटमेंट्स वगैरह जो थी वो किसके अंदर आ रही थी, फोर्टेन 77 एंड 90। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें ये पूछा गया है या ये बताया गया है कि इसके अंदर इफ़ एल्स की जो है वो स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस किया गया था। तो आपका MCQs बन क्या आ सकता है कि इफ़ एंड देन एल्स का जो है वो स्टेटमेंट जो हमने यूज़ की थी फर्स्ट किस में यूज़ की थी लैंग्वेज में, तो फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज में हमने इसको यूज़ किया था 77 और 90 के दरमियान। फिर उसके बाद है फंक्शन प्रोग्रामिंग LISP लिस्प और MC 1959 को कब बनाया गया, तो देखिए ये स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। इसको डिज़ाइन किसने किया था, JM ने किया था 1959 के अंदर और ये MIT का पार्ट बन गई थी। सो इसके बाद इसने बताया कि यहाँ पर इसको जो है वो कॉमन जो है वो बहुत ज़हर है, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज के बाद बनी तो इसको थोड़ी प्योरिटी मिल गई थी। फिर है अलगोल। अब अलगोल भी सिर्फ एक नहीं है,
अल्गोल में भी आपने देखा होगा कि हमने ऊपर देखा था, जो पिक्चर हमने देखी थी, तो उसमें भी अल्गोल की बहुत सी टाइप्स बताई हुई थी। टाइप्स मीन कि अल्गोल 58 से स्टार्ट हो रही थी, तो 58 के बाद 2 साल बाद उसमें मजीद चेंजिंग की, तो उसको अल्गोल 2 का नाम दे दिया गया, अल्गोल 3 का, अल्गोल 4 का। सो अल्गोल स्टैंड फॉर अल्गोरिथम लैंग्वेज। तो ये सबसे पहले आपको जैसे फार्मूला ट्रांसलेशन फॉर्टेन जिसको बोला जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है। अल्गोल जो है वो अल्गोरिथम लैंग्वेज है, ठीक है। इसको डिज़ाइन 1958 में किया गया है। मैं जल्दी से कर ली हूँ ताकि हमारा जो है वो लेक्चर 40 मिनट से पहले कवर हो जाए। इसके अंदर IBM 70 जो है वो यूज़ हो रहा था। सो अल्गोल जो है इसको डिज़ाइन करने में इसमें क्या था, सबसे जो खास बात थी इसमें मैथ्स के आप नोटेशन वगैरह यानी अल्गोरिथम आप बना सकते थे, ठीक है। वैसे इसके लिहाज में आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो थी वो MCQ के लिहाज से दिखा देती हूँ। मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास ये CS50 के जो है वो MCQ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा था कि डैश वॉज कंसिडर गुड फॉर डिस्क्राइबिंग अल्गोरिथम। अल्गोरिथम को कौन डिस्क्राइब करता था अच्छे तरीके से, अल्गोल करता था। तो देखें आप लोग के MCQs इस तरह से बन के आते हैं। और C++ ये आपसे शेयर करूँगी इसके बाद, लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। तो MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है अल्गोल 60 और 1960 के अंदर अल्गोल में क्या था, तो इसको भी इसका जो वेरिएंट था 58 के बाद जो है वो अल्गोल 60 जो है वो उसमें आ गया था। इसके अंदर क्या था, ज़ाहिर है उसके अंदर अगर अल्गोरिथम है तो वो सारी चीज़ ऑलरेडी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन इसमें क्या था कि हर चीज़ जो है इसमें सब प्रोग्राम वगैरह भी आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर आपने मेन जो है वो आपने वैल्यूज़ नेम सब प्रोग्राम जो है इनको ऐड कर दिया गया था इसके अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अल्गोल 68 एंड 68 के अंदर, तो इसमें क्या था, इसमें आपने अल्गोल 60 जो है वो आया था, जिसको हम क्या कहते हैं सुपर रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, यानी इसमें इस कदर तब्दीली आ गई थी कि इसको फिर जो है वो एक पावरफुल या एक टॉप लेवल की लैंग्वेज कहा जाने लगा था। फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इट हैड लेस यूसेज दैन अल्गोल 60, यानी अल्गोल 60 से ज़्यादा यूज़ जो है वो इसको कम किया जाता था। बट हार्ड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन सब्सिक्वेंट लैंग्वेज स्पेशली पास्कल C एंड अदा, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज थी, लाइक किसकी तरह, C एंड अदा की तरह, ADA लैंग्वेज की तरह। फिर हम बात करें कोबोल की, जो 1960 में डिज़ाइन हुई थी। इसको बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटेशन लैंग्वेज कहा गया था, जिसके अंदर मैथ्स के पार्ट जो है इसके अंदर भी फिक्स कर दिए गए थे। तो यहाँ पर पढ़ने की जो चीज़ है वो यही है याद रखने के लिए। और कोबोल इज़ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इसको आप यूज़ करेंगे अपने MCQs के अंदर भी देखेंगे इसको। फिर उसके बाद है बेसिक्स। 1964 के अंदर जो है वो बेसिक का जो है वो लैंग्वेज बनाई गई थी। इसको डिज़ाइन किसने किया, KKD ने किया था, ठीक है। और इसको कब किया था वो भी आपको बता दिया कि 1964 में किया था। इसने बताया था कि इजी टू लर्न यूज और नॉन साइंस स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट एज अ फ्रेंडली, कि आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ फ्रेंड इसको आप इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। इसने इतना इसको सिंपल बनाया था। अगर आपने देखा होगा कि हमने पहले पेजेस के अंदर जब हेलो वर्ड को प्रोग्राम को टाइप करना था, तो बेसिक्स के अंदर हमने देखा था कि कितने सिंपल तरीके से उन्होंने बेसिक के अंदर जस्ट लाइन नंबर 1 और जो है 10 से स्टार्ट की 20 30 इस तरह लाइन नंबर लिखो, हेलो वर्ड प्रिंट करो। तो इसको आप लोग लाइक अ फ्रेंडली आप उसको यूज़ कर सकते थे। और इसमें जो पॉपुलर लैंग्वेज थी उसमें कौन सी थी, विजुअल बेसिक थी और क्विक बेसिक थी, ठीक है। ये इंक्लूड कर दी गई थी इसके अंदर। फिर अगर हम बात करें PLN 1965 एवरीथिंग फॉर एवरी बॉडी, इसमें क्या था आपके पास, इसमें भी कंप्यूटिंग जो है वो बिजनेस कंप्यूटिंग ऐड कर दी गई थी, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको जो फर्स्ट लैंग्वेज को जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसको यूनिट लेवल जो है वो कहा जाता था, यानी टॉप लेवल इसको भी समझा जाता था, लेकिन इसको इतना यूज़ नहीं किया गया उस वक्त के दौरान, क्योंकि इसके बाद फ़ौरन से इसमें चेंजिंग आ गई। यानी 1962 या 65 के अंदर फ़ौरन से APL की जो है नया वर्जन आना स्टार्ट हो गया और उसके अंदर इसमें चेंजिंग आ गई। फिर हमारे पास है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है स्नोबॉल। इट वॉज डिज़ाइन अ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जिसको बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसको बनाया गया और ये एक पावरफुल इसके अंदर ऑपरेटर्स यूज़ हुए। स्नोबॉल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम आगे लेक्चर्स के अंदर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन है इसको आपने माइंड में रखना होगा। फिर है सेमोला 67 से 1967, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेमोला इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। इसको डिज़ाइन किसने किया था, NND ने किया था। इसको आप इसका फुल नेम देख लेना। और इसके बाद उसने क्या किया था, इसमें कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता था और कैसे इसको जो है वो इसके अंदर कितनी चेंजिंग आई। तो ज़ाहिर है वो पहले वाली लैंग्वेजेस से ज़्यादा बाद में बनाई गई, तो उन लैंग्वेज के मुकाबले में ये थोड़ी बेहतर होगी। तो पास्कल में जो है वो 1971 जो है लैंग्वेज है उसको डिज़ाइन किसने किया था, इसको भी NW ने किया था और 68 की उस वेरिएंट में किया था, टाइम में किया था। और इसके बाद इसमें क्या था, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी।
फिर है हाई लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972। 1972 के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी बनाई गई थी? सी बनाई गई थी, ठीक है। सी वॉज डिवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय बेल लैब्स बाय डेनिस रिच, ठीक है। इसने इसको बनाया था और इसने क्या किया था, इसके अंदर इसने अल्गोल 68, इट हैज़ पावरफुल सेट ऑफ ऑपरेटर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स थे। ज़ाहिर अब सी लैंग्वेज है तो सी तो आप अभी तक सुनते आ रहे हो कि एक पावरफुल लैंग्वेज है, बट पोर टाइप चेकिंग की टाइप थोड़ी सी इसकी वीक थी। इनिशियली स्प्रेड थ्रू यूनिक्स बट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द एकेडमिक जो है सर्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स ईजी पोर्टेबिलिटी, के अच्छे पोर्टेबल होने की वजह से इसको जो है वो मुख्तलिफ जो है कोर्स कोड के अंदर पढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज है, एक मॉडर्न लैंग्वेज है। और इसके अंदर हमारे पास बाकी लैंग्वेज जो है वो सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प जो है वो सारे इस जैसे हैं। ये भी सारी लैंग्वेजेस, यानी जावा अगर सी आपको आती है तो इसका मतलब आपको जावा भी आती है, सी शार्प आती है तो इसका मतलब सी प्लस प्लस सारी चीज़ें आपको आती हैं। फिर इसके बाद है प्रोलॉग 1972 से है लॉजिक प्रोग्रामिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एम बाय CR, कि इसको जो है वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डेवलप किया गया था, यूनिवर्सिटी का नेम बताया हुआ, और किसने इसको किया था? CR ने किया था विद द हेल्प ऑफ अनदर यूनिवर्सिटी, इन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प। इन ज़ाहिर मटेरियल लेते थे, लैंग्वेज बनाते थे तो दूसरों की हेल्प जिनने साथ किया था तो वो भी यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ADA। ADA में कौन सी थी हमारे पास? ADA 1983 से स्टार्ट हो रही है, हिस्ट्री लार्जेस्ट डिज़ाइन थी। ADA एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसके अंदर जो है आपके पास अब्स्ट्रैक्शन, एलेबोरेशन, हैंडलिंग होती थी, जेनेरिक प्रोग्राम्स हैंडल होते थे, आपके पास डिफरेंट किस्म के काम जो है वो इसके अंदर जो है वो सॉल्व होते थे। तो इसको भी एक अच्छा जो है वो लैंग्वेज जो है वो माना गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल टॉक 1970 1980, द P ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या था? देखा हमने सारी लैंग्वेजेस को बारी बारी देखा। अब ये कुछ रह गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है, ताकि आप लोग अपने MCQs को एटलीस्ट अच्छे से कर सको। तो देखिए इसके बारे में मैंने बताया कि इसे जो है वो ये किसने तैयार किया? इसको जेरोविक्स यानी जेरोक्स और पार्क्स, ठीक है, ये दो नेम है, इसने इनको तैयार किया था। और शुरू में क्या था इसमें? एडियल गोल्डबर्ग ने इसको भी, यानी वो भी इसमें मौजूद था स्टार्ट में, इनिशियली जब हम इसको स्टार्ट किया था इब्तिदा में, तो वो भी इसके साथ मौजूद था। और इस पर क्या था? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद थे, और इसमें खास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी इसको कहा जाता था। इसमें ग्राफिक्स थे, इंटरफेस का जो स्टार्ट था, आगाज़ था, तो वो भी इसमें इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद है C++। 1985 के अंदर इसे स्टॉर्ट्रप ने के ज़रिए जो है वो बेल लैबोरेटरीज में इसको तैयार किया था, और ये भी सी लैंग्वेज से एक हेल्प से, यानी C++ है तो सी की हेल्प से ये जो है वो तैयार हुई थी। और इसके अंदर क्या था? ऑब्जेक्ट और ओवर हेडिंग प्रोग्रामिंग की जो तमाम जो हमारे पास सहूलियात थी वो इसके अंदर मौजूद थी। और इसके अलावा ये किसको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती थी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये कह सकते हैं हम क्या, इसको बहुत ज़्यादा प्योरिटी मिली या मकबूलियत इसको मिली। और नवंबर 1997 के अंदर इसको पॉपुलरिटी जो है वो हाई लेवल पर पहुंच गई। फिर अगर हम बात करें 1995 में जावा के पर बात करें, तो जावा भी हमारे पास जो है 1990 के अंदर जो है वो आपके सामने आई। अगर आपने CS506 का कोर्स कोड देखा है तो वो टोटली जावा के ऊपर है। जिस तरह आपका ये कोर्स स्नोबॉल के ऊपर है, इस तरह ये जावा के ऊपर भी आपका कोर्स कोड है एक। तो जावा को कब बनाया गया? जावा वाज डेवलप्ड अर्ली 1990s, इन 1990 और 95 में भी आ जाता है, ठीक है, दोनों में आ जाते हैं। और ये भी किसको सपोर्ट करती थी? C++ को, यानी इसके अंदर जो पॉइंटर जो चीज़ें ओवरलोडिंग या गो टू स्टेटमेंट्स इन चीज़ों को तो सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन इसके अलावा जो है सी के अंदर जो काम हो रहा है वो सारा जावा के अंदर। थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि जावा का कोड, लिखा हुआ कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, लेकिन सी का आप इस तरह नहीं होता। फिर अगर हम C# की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेट फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये भी इसका पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट। इट बेस्ड अपॉन C++ एंड जावा स्पोर्ट्स कंपोनेंट बेस्ड। इसके अंदर भी वही चीज़ें स्पोर्ट्स हो रही है जो हमारे पास जावा के अंदर, लेकिन मज़ीद चेंजिंग है इसमें भी।
फिर उसके बाद है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब। वेब के लिए कौन सी लैंग्वेज बनाई है? HTML लैंग्वेज थी, ठीक है, जिस पे हम अभी भी जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं या MCSE हैं, BSCS कर रहे हैं, तो वो इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, HTML को, और साथ जावा स्क्रिप्ट को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा PHP को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 1995 में जावा थी, 2002 में C# थी, और HTML के जो थी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसको वेब लैंग्वेज भी कहा जाता था। जावा स्क्रिप्ट जो थी वो HTML के अंदर यूज़ हो रही थी, यानी HTML जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी, PHP जो है वो पर्सनल होम पेज है, इसको भी हम वेब में इस्तेमाल करते थे, और ये किस पे बेस करती थी? HTML पे। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है वो एवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो 1950 डिस्कवर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज से स्टार्ट किया था, ठीक है, और फिर उसके बाद अलगोल, कोबोल और फिर लिप्स, ये सारी आई। उसके बाद जो है वो काफ़ी एंड में, यानी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आई हैं सारी लैंग्वेजेस, तो वो उसमें जावा और PHP और MySQL, ये सारी लैंग्वेजेस इसमें आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1960s की एनालाइजेशन अगर करें हम, तो 1960 में हमारे पास क्या था कि वही 1960 के बाद अगर हम करें तो वही लैंग्वेजेस जो हमने 1960 में लाइक अलगोल वगैरह देखी थी, तो यही वो सारी बातें इसमें लिखी दी गई। यहाँ इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है, कि तो आपको पता है कि 1960 में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, बस इतना ही यहाँ याद रखना ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें 1970 की, 1970s के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, तो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी? तो इसमें भी हमारे पास पास्कल का जो है वो मॉडल स्टार्ट हुआ था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह ने इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे दिया था, यानी पास्कल को। फिर उसके बाद है लैंग्वेज डिज़ाइन पर्सपेक्टिव्स, और उसमें हमारे पास अगर हम देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन इन नॉट अ सिंपल टास्क। अब हम डीपली थोड़ा सा देखें कि हमने तो सारी लैंग्वेजेस पर बात कर ली, तो हम ये देखें कि हमारे पास क्या हमें मिला। तो देखें, कहते हैं कि प्रोग्राम को बनाना कोई अच्छा आसान काम नहीं है, ठीक है। एक डिज़ाइनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ बैलेंस करता है, मैनेज करता है। फिर उसके बाद जो है वो आपको एक लैंग्वेज बना के देता है। फिर उस लैंग्वेज में जब उसके माइंड में नई नई बातें आती हैं, ये जिस प्रोग्रामर ने उसको बनाया है लैंग्वेज को, वो किसी ने बनाया है, फिर उसके माइंड में अगर नई बात आती है कि मुझे ये भी ऐड करनी चाहिए, ये भी ऐड कर, तो वो सारी वो जो है वो कंक्लूजन अपने पास रखता है। अगली बार जब वो लैंग्वेज में चेंज करता है, वो उसी नेम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता है, तो वो उसको यानी फोर्टन 1 से फोर्टन 2 का नाम देकर उसने लैंग्वेज में मजीद चेंज की। सो बस यही था हमारे आज के लेक्चर में। होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 से 12 के अंदर। ये इतना लेंथी लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में 8 लेक्चर्स थे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लेंथी हो गया, 45 मिनट तक हो गया। सो होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।